अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमें ये पता लगा कि हर एक डोमेन में आज के डेट में स्टैट्स का यूज, कोई भी फील्ड उठाओ स्टैटिस्टिक्स यूज में है। दूसरा, हमने हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना कि ये कौन कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें एक यूनिक एक एक कॉमन कंसेंसस नहीं है कि हाँ इसी वर्ड से आया है। तो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। कुछ का कहना है कि लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है, कुछ का कहना है जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से आया है, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक से आया है। मतलब स्पेलिंग वगैरह देख लेना, है ना। मिलता जुलता जो जो वर्ड है ना उनसे निकाल रहे लो कि भाई यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। खैर, स्टैटिस्टिक्स कब यूज हुआ है, कहाँ इसका ट्रेस किया जाता है हिस्ट्री, तो कौटिल्य के शासन, चंद्रगुप्त के शासन काल में कौटिल्य ने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र, वहां पे उसका ट्रेस मिलता है कुछ कुछ, है ना। फिर आयन अकबरी है अबू फजल का, है ना। फिर उसके अलावा इजिप्ट के बारे में बताया जाता है कि इजिप्ट का जो शासक था वो पहला कंसेंसस, पहला सेंसस, पहली जनगणना बेसिकली उसने करवाई है, ऐसा माना जाता है। और इसका ड्यूरेशन भी एक्सपेक्टेड है 300 बीसी से लेकर के 2000 बीसी तक। फिर हमने सिंगुलर सेंस और प्लुरल सेंस दोनों में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग जाना। जहाँ पे प्लुरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का सीधा मतलब है जो डेटा हमने कलेक्ट किया है ना, जो डेटा कलेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन व्हाट, प्लुरल सेंस। ठीक है। और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है वो मेथड्स, वो साइंटिफिक तरीका जिसको अप्लाई किया गया है डेटा कलेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए, है ना, उसको हम कहेंगे सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज है। इकोनॉमिक्स एक ब्रांच, इकोनोमेट्रिक्स एक ब्रांच ऑफ, ऐसा ब्रांच ही है जहाँ पे इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है। बीच में आप लोगों ने दो वर्ड जाना, यूनिवर्स और पॉपुलेशन, उसके अलावा सैंपल के बारे में जाना। जहाँ यूनिवर्स और पॉपुलेशन किसको कहेंगे, जिस चीज के बारे में हम स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उसके उसमें आने वाले हर एक एलिमेंट को जब हम काउंट करके लेंगे ना, एवरी सिंगल एनिमल विल बी टेकन, तो उसको क्या कहा जाएगा, यूनिवर्स कहा जाएगा। और फिर जब यूनिवर्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन जब हम लेकर निकालेंगे जो कि उसका यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा वो सैंपल कहलाएगा। फिर हमने जाना कि बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है ना। फिर हमने जाना ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है। और फिर फाइनली हमने जाना कि भाई स्टैटिस्टिक्स के कुछ लिमिटेशंस भी है, तो वो लिमिटेशंस भी हमें मालूम होना चाहिए, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों पता होना चाहिए। अब आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, दैट इज अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ सबसे पहले तो पॉइंट है कि डेटा को कैसे डिफाइन करोगे। तो कहा जा रहा है डेटा को हम डिफाइन करते हैं एज द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसिडरेशन। मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। नाउ अब यहां पे एक चीज हमें ये समझनी है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोनों ही डिफरेंट है, इसके इन दोनों के बीच तो डिफरेंस है। लेकिन जहां तक एनालिसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे सवाल है, हमको करना क्या पड़ेगा, देखो डेटा दो तरह का है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव डेटा में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो सीधा सीधा डेटा है स्टैटिस्टिक्स से, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज हो जाएगा। लेकिन जो क्वालिटेटिव डेटा है ना उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है। अब जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं तो उसको रैंकिंग मिलेगा। तो ये जो रैंक मिल रहा है 1 2 3 4, व्हाट इज दिस, दिस इज क्वांटिटेटिव कन्वर्जन ऑफ द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसका क्वांटिटी में कन्वर्जन है। तो ये बात हमें समझना है कि हम लोग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कैसे, एक नंबर असाइन करके, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम नंबर असाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि इस कनेक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है वो ये कि जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज वेरिएबल। क्लियर है। और दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो वेरिएबल होता क्या है, तो वेरिएबल एक मेजरेबल क्वांटिटी होता है। अगर हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा,
वेरिएबल कहलाएगा। किसी चीज को आप नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या है, वेरिएबल है। या कह सकते हैं कि वेरिएबल एक कैसा क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल कैसा हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस समझ लीजिए, डिस्क्रीट समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि हम अगर एक पॉइंट कहना चाहेंगे कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं, हाइट ऑफ द स्टूडेंट को कैटेगराइज कर रहे हैं, किसी का आएगा कितना, 5 फीट, 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 7 इंच। तो हमने उसका एक ग्रुप बना दिया 5 से 6 फीट। तो ये 5 से 6 फीट, ये जो कैटेगराइज हुआ कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूस। क्योंकि इसमें 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 एंड सो ऑन एंड ऑन आ गया, इसके बीच का भी सब आ गया। तो कैसा वेरिएबल हुआ ये, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल एग्जैक्ट वैल्यू। तो डिस्क्रीट और वेरिएबल का मतलब समझ में आया। डिस्क्रीट किसको बोल रहे हैं, वेरिएबल किसको बोल रहे हैं, समझ आ रहा है। आगे चलिए, डिस्क्रीट वेरिएबल का कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि पेटल्स के अंदर कितने फ्लावर है, तुम एग्जैक्टली काउंट करते कर सकते हो, बता सकते हो, है ना। फिर एक बुक में कितने मिसप्रिंट्स है, इसकी संख्या तुम इजिली काउंट करके बता सकते हो, है ना। ए वेरिएबल ऑन दी अदर हैंड, तो ये तो डिस्क्रीट का एग्जांपल हो गया। मतलब जब हम किसी भी चीज के एग्जैक्ट नंबर्स को मेजर करना जहां पे आ जाएगा ना, दैट वेरिएबल विल बी नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। तो क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट वेरिएबल बोलेंगे। नाउ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल किसको कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल उसको कहेंगे जिसका कोई वैल्यू जो है ना वो एक गिवन इंटरवल में होगा। एक हुआ वैल्यू जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट नंबर होगा, दैट इज डिस्क्रीट। और एक हुआ जो एक गिवन इंटरवल में कोई वैल्यू आ सकता है उसका, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है, वेट आ रहा है, सेल आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है एंड सो ऑन एंड ऑन। क्लियर है। क्यों, क्योंकि देखो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, वी विल हैव टू टेक दी सर्टेन वैल्यू, रेंज ऑफ अ सर्टेन वैल्यू, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करें ना, दिट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने तरह का हुआ, पहले तो समझाया गया कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल कितनी तरह का है, तो बेसिकली दो तरह का है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट जो एक सर्टेन वैल्यू लेगा, और कॉन्टिन्यूअस जो एक रेंज ऑफ वैल्यू में आएगा। इज दैट क्लियर। अब आइए कि भाई हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को तो हम वेरिएबल बोल रहे हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स में, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट कहलाएगा। इज दैट क्लियर। जैसे जेंडर ऑफ ए बेबी क्या है, ये एट्रीब्यूट है। नेशनैलिटी ऑफ ए पर्सन क्या है, ये एट्रीब्यूट है ना। कलर ऑफ ए फ्लावर क्या है, ये एट्रीब्यूट है। कोई दिक्कत, बात समझ आया। तो यहां पर से हमने क्या क्या चीजें जान ली, हमने जान ली कि भाई डेटा क्या है, डेटा का डेफिनेशन आ गया, है ना। फिर हमने ये जान लिया कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में, और कैसे कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन दे करके, है ना। फिर हमने जाना कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल कितने तरह का है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, है ना। जब एक वेरिएबल का जो वैल्यू है ना, एक फाइनाइट वैल्यू हो, मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू कैसा हो, फाइनाइट और काउंटेबली इनफिनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट वेरिएबल। और अगर कोई वेरिएबल है, अगर उसका कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है, मतलब वो एक गिवन इंटरवल में वैल्यू अज्यूम कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बोलेंगे। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, पेटल्स इन ए फ्लावर, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन ए बुक। और वहीं कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल हाइट, वेट, सेल एक्सेट्रा, है ना। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा जा रहा है, एट्रीब्यूट। मतलब क्वांटिटेटिव को वेरिएबल, क्वालिटेटिव को एट्रीब्यूट। इज दैट क्लियर, समझ आ रहा है बात। आगे चलें।
अब डेटा का क्लासिफिकेशन आ रहा है, और ये डेटा का क्लासिफिकेशन आ रहा है कि हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द डेटा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कितने तरह का है, दो तरह का है। यानी डेटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेटा कितने तरह का बोलेंगे, दो तरह, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। अब किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हमको सबसे पहले डेटा कलेक्शन चाहिए ना। सो द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा। पहली बार कलेक्ट हुआ है डेटा, डायरेक्ट कलेक्शन हुआ है डेटा। जैसे हमने सोचा कि भाई 1000 सैंपल सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट निकालना है क्लास 10 के, ठीक है, तो हम सीधा चले गए, रैंडम सिलेक्शन करा, 8-10 स्कूल सिलेक्ट किया, और क्लास 10 के स्टूडेंट में के पास गए, और उन 8-10 स्कूल्स में उन सारे स्टूडेंट्स का हमने क्या करा, हाइट कलेक्ट करके लेके आ गए। कैसा डेटा ये, सोर्स ऑफ ऑरिजिन से डेटा लेके आ गया, प्राइमरी डेटा, जहां से आपको जिसका इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना वहीं से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा, प्राइमरी डेटा। क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यही क्लास 10 के डेटा कलेक्ट किए हुए हैं हाइट के बारे में, और इसी डेटा को कहीं और किसी स्टडी में यूज किया जाए, आपके डेटा कलेक्टेड को कहीं और यूज किया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। इज दैट क्लियर। तो प्राइमरी डेटा समझ आ गया, सेकेंडरी डेटा समझ में आ गया, है ना। So data are known to be secondary if the data are already being used, collected or used for a different person or agency। यानी ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को अगर कोई और यूज करे। अब वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा पब्लिश करा, हम उसी डेटा को अपने स्टडी में यूज कर रहे हैं, कैसा डेटा है वो, सेकेंडरी। इज दैट क्लियर। आगे चलें। नाउ अब सवाल है कि हमने डेटा के बारे में जान लिया, सेकेंडरी डेटा तो हमको सीधे सीधे सोर्सेज से मिल जाएगा, वर्ल्ड बैंक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फंक्शन कर रही है जहां से हमें डेटा मिल सकता है। वी हैव मल्टीपल सोर्स जहां से हमको डेटा आ सकता है, सेकेंडरी डेटा। अब वो डिपेंड करेगा कि मेरा स्टडी क्या है, किस फील्ड से हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा उस सोर्स से लेकर के आएंगे। तो सेकेंडरी डेटा में तो कलेक्शन का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता, मेन डेटा कलेक्शन का बात होगा तो किस मेथड का होगा, कौन सा, प्राइमरी, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का पार्ट। अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन में हम कितने मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, चार मेथड यहाँ पे डिस्कस है। कितने मेथड है, चार। अब आते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरव्यू मेथड की। इंटरव्यू तो समझते ही हो, पूछा जा रहा हो क्या, बताइए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये भी तीन तरह का है, कितने तरह का है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड एंड टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। अब पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या है, हमको अमिताभ बच्चन के लाइफ के बारे में जानना है, अमिताभ बच्चन को बैठा करके उनसे इंटरव्यू ले, क्या है ये, एग्जैक्टली। तो पर्सनल इंटरव्यू में इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, मीट्स द रिस्पोंडेंट्स डायरेक्टली। पर्सनल इंटरव्यू मेथड में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से मिलते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब जाए मान लीजिए कि कहीं पे नेचुरल क्लाइमेट साइक्लोन आ गया, तो वहां पे जाके लोगों का हालचाल लिया जाएगा ना, क्या हुआ, कितने का नुकसान हुआ, क्या क्या इश्यूज हुआ, कहीं से कोई मदद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट डेटा कलेक्शन हो रहा है, राइट। अब आइए, अब समझिए कि ये जो पर्सनल इंटरव्यू मेथड है, इन सारे मेथड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में जो कि नेचुरली, जिसको कहते हैं नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल डिजास्टर जिसको बोलते हैं, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एपिडेमिक फैल गया है, उसके बारे में हमको डेटा चाहिए, तो डायरेक्टली हम कहाँ जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना इससे। अब समझिए इसको। अब मान लीजिए कि आप डायरेक्टली रिस्पोंडेंट तक नहीं पहुंच सकते, पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड अडॉप्ट करेंगे क्या, फिर क्या जाएंगे, इनडायरेक्ट। अब रेल एक्सीडेंट हो गया, एक बेचारा टपक गया है, अब उससे जाके पूछेंगे कैसे मरे, कि उसके आसपास के लोग से पूछेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताइए। समझ आ रहा है बात। तो ये कैसा मेथड हुआ, इनडायरेक्ट। तो अगर किसी प्रैक्टिकल रीजन की वजह से रिस्पोंडेंट तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, है ना, तो फिर उस केस में इनडायरेक्ट मेथड अडॉप्ट किया जाता है डेटा कलेक्शन के लिए। समझ आया। तो जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको ढूंढना पड़ेगा कि उससे एसोसिएटेड कौन लोग हैं, तो फिर वहां से हम डेटा कलेक्ट करें, इनडायरेक्ट मेथड। इज दैट क्लियर। थर्ड आ जाता है जो आज के डेट में ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, विच इज क्विक, और ये बहुत क्विक मेथड है और नॉन एक्सपेंसिव वे है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, बैठे बैठे कॉल करते रहना, है ना।
रिसर्चर सीधे सीधे कांटेक्ट कर सकता है किसको, रिस्पोंडेंट को, और उनसे डेटा कलेक्ट कर सकता है। अब देखो यहाँ पे 3 मेथड हमने इंटरव्यू का डिस्कस करा, कौन कौन, कौन कौन, कहाँ हो, मोबाइल चला रहा था? कितना मेथड डिस्कस किया हमने? 3। कौन कौन? पर्सनल, डायरेक्ट डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड एंड टेलीफोन। तो देखो, अगर हम पहले 2 मेथड का बात करें, पहले 2 मेथड मतलब कौन कौन? पर्सनल और इनडायरेक्ट, ये ज्यादा एक्यूरेट होंगे, ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन क्या तुम इस मेथड से ज्यादा एरिया कवर कर सकते हो? ज्यादा एफर्ट लगेगा ना, घूमना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, टाइम कॉस्ट भी लगेगा, पैसे भी खर्चे होंगे, एफर्ट भी लगेगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो एक्यूरेट तो ज्यादा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा करेक्ट मिलेगा इसमें, लेकिन एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगेगा, और लार्ज एरिया को कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम भी जाएगा। तो हाई टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अब आइए दूसरी तरफ, जो टेलीफोन इंटरव्यू मेथड है, ये लेस कंसिस्टेंट है। क्या है ये? लेस कंसिस्टेंट। मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट डेटा नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी के मामले में अच्छा नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? कवरेज बहुत ज्यादा है। एक और प्रॉब्लम है इसमें, कॉल लगाया कट कर देगा लोग, यानी नॉन रिस्पॉन्सेज में क्या होना है? मैक्सिमम होना। इज दैट क्लियर? इस थर्ड मेथड के बारे में, यानी इन तीनों मेथड के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया। एक्यूरेट के मामले में सबसे एक्यूरेट होगा पर्सनल, उसके बाद इनडायरेक्ट, है ना, और सबसे लेस एक्यूरेट होगा टेलीफोनिक। ठीक है, लेस एक्यूरेट, लेस कंसिस्टेंट। कवरेज के मामले में सबसे ज्यादा कवर किसमें होगा? उसके बाद इनडायरेक्ट, देन डायरेक्ट। क्लियर है? नॉन रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा किसमें होगा? थर्ड मेथड में। इज दैट क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पहला मेथड डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। क्या डिस्कस करें? मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। अब ये क्या है, ये समझो। देखो ये क्वेश्चनायर है, सेट ऑफ क्वेश्चनायर दिख रहा है। अब इसी को हमने गूगल फॉर्म में, आज के डेट में गूगल फॉर्म का यूज हो रहा है, पहले इसी क्वेश्चन को हम मेल के जरिए रिस्पोंडेंट को सेंड कर दिया, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज काइंडली टेक आउट द टाइम एंड फिल द डेटा फॉर अस। अपने बारे में बताया कि हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत मेहरबानी होगा कि अगर आप डेटा प्रोवाइड कर दें। तो आपने किया क्या? क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर में क्या है? क्वेश्चन है ना, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन है, वन आफ्टर द अदर। इस क्वेश्चनायर को आपने क्या करा? मेल कर दिया। ठीक है। अच्छा, मेल करने का पुराना तरीका क्या था? तो पुराना तरीका तो वही पोस्ट ऑफिस के जरिए होता था, है ना। और आज का तरीका क्या होगा? गूगल फॉर्म, सीधा गूगल फॉर्म शेयर करो, सीधा डेटा आपके पास, फिल करेगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। आप लोगों को भेजा था CA50 बैच का स्कॉलरशिप, और क्या था वो, एक गूगल शीट था, उसको फिल करके जमा करा, यहाँ रिस्पॉन्स आ गया, है ना। खैर, अब मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड है क्या? तो कह रहे मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड में वेल ड्राफ्टेड एंड साउंडली सिक्वेंट क्वेश्चनायर तैयार होते हैं। हर एक एस्पेक्ट जो तुम्हारा स्टडी है ना, उसमें उस सारे प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए, यानी जिस जिस बारे में तुम रिसर्च करना चाहते हो, उन सारे चीजों के बारे में क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है? और फिर भेज देंगे इसको, किसको भेजेंगे? जिनसे हमको डेटा चाहिए, रिस्पोंडेंट्स के पास भेज देंगे, है ना। और उनको स्टाम्प, जैसे पुराना दौर था तो स्टाम्प के साथ भेज देते हैं कि भाई वो पैसा कहाँ से खर्चा करेगा, और रिस्पॉन्स ही भेज दे तो बहुत है, तो स्टाम्प के साथ आता था, है ना। आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी गाइडलाइंस, और उसमें गाइडलाइंस मेंशन होते थे कि क्वेश्चनर को कैसे फिल करना वगैरह वगैरह। अब देखो इस मेथड में वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, वाइड एरिया कवर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? क्या है? नॉन रिस्पॉन्स, लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कौन टाइम निकाल रहा है? आया तो आया, समझे। आगे चलिए। In observation, nuclear data are collected as in the case of obtaining the data on the height and weight of a group of students by direct। ये एक एग्जांपल दिया। अगर हम हाइट और वेट स्टूडेंट के बारे में जान रहे तो एक तरीका क्या होगा? विजिट किया, हाइट की मशीन, वेट की मशीन लेके बैठे हुए हैं।
अब अगर हम तुमसे कहें व्हाट इज योर हाइट एंड व्हाट इज योर वेट, चलो मैक्सिमम चांस है कि लोगों को उनका हाइट वेट पता होगा, फिल करके भेज देंगे। टाइम एफर्ट बचा, बचा कि नहीं बचा? तो पता होना चाहिए कि अगर हम न्यूक्लियर तरीका डेटा कलेक्शन का अगर अपनाएंगे, यानी एक्चुअल तरीका अपनाएंगे, मेन तरीका अपनाएंगे, डायरेक्ट वे अपनाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है ना? और यहीं अगर हम क्वेश्चनायर सेंड कर दिया, डेटा मांग लिया, लोगों ने फिल करके भेज दिया, तो मेरे पास बिना कोई एफर्ट के डेटा आ गया, कम एफर्ट के डेटा आ गया, है ना? तो पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके अगर हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो हालांकि ये बेस्ट मेथड है ना डेटा कलेक्शन का, बेस्ट मेथड तो यही है, तुमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना। लेकिन ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, बहुत मेहनत लगेगा और बहुत थोड़ा ही सा एरिया कवर कर पाओगे। जितना टाइम तुम हाइट वेट मेजर करने में लगाओगे, लोग एक साथ 1,000 लोगों को भेजे, 1,000 लोगों में पता चला 50% ने फिल किया, तो 500 डेटा आ गया तुम्हारे पास, और 500 डेटा तुरंत आ गया आपके पास, और ऐसे कैसे कितना मेहनत करना पड़ेगा, आप ये कीजिए वो कीजिए वगैरह वगैरह, है ना? अब आइए, क्वेश्चनर फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूज फॉर ए लार्जर इंक्वायरीज। ये क्वेश्चनर फॉर्म कब यूज करोगे, जब आपको किसी एक पर्सन से ज्यादा डिटेल चाहिए, है ना? Enumerators collects information directly by interviewing the person having information, question are explained and hence data is collected। अब देखो, एक तरीका होता है क्वेश्चनर, क्वेश्चनर जो तुमने बनाया, दो तरीके से यूज करोगे यहाँ पे भी डेटा लेने में। एक, तुम खुद जा रहे हो, पूछ रहे हो, फिल कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे क्वेश्चनर्स, इसको कहेंगे हम लोग कि डेटा कलेक्टेड बाय इन्यूमरेटर्स। क्या बोलेंगे? डेटा कलेक्टेड बाय इन्यूमरेटर्स। पहले क्या होता था, सेंसस होता था ना, तो घर घर आते थे लोग सर्वे करने के लिए, आते थे ना, कितने लोग हैं, कौन क्या करते हैं वगैरह वगैरह, हाँ। तो कितनी आबादी है जानने के लिए होता था। आज के डेट में ये काम का ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार का सिस्टम आया है, तो ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिल जाता है। 10 साल के अंदर कितने चेंजेस हुए तो आपको पता चल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। न्यू बॉर्न छोड़ दो तो बाकी का डेटा तो आ ही गया, है ना? क्या पता गवर्नमेंट लेकर के आ जाए कि आपने जहां जहां भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो या ये हो, उसमें आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो फिंगरप्रिंट इतना अर्ली एज से ही, तो वो डेटा भी आने लग जाएगा। हम्म। बस, लेकिन आधार का डेटा, जैसे हम आधार का डेटा ले रहे हैं, आधार कार्ड का, जो कि यहाँ के सिटीजन के लिए है, एक एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, तो उसमें तो ज्यादातर लोगों का आधार कार्ड बन गया ना, हर किसी का बना ही बना है। अब बर्थ सर्टिफिकेट सबका थोड़े बना। गाँव में घूम जाओगे तो गिनती के लोगों का मिलेगा, शहर में घूमोगे तो गिनती के लोगों का मिलेगा। अब यहाँ गवर्नमेंट ने एक सोसा छोड़ा है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट होगा आपका क्या, बर्थ सर्टिफिकेट। होगा क्या, हम और आप चक्कर लगाएंगे ऑफिस के, पैसे खर्चा करेंगे, 100 200 500, काम पे टाइम टाइम पे काम नहीं होगा, तो 1,000 रुपया 2,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे कि टाइम जल्दी से हमको ये डॉक्यूमेंट मिल करके मिल जाए। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट के पास, अरे भाई तुमने आधार लगाया, तुमने वोटर आईडी लगाया, तुमने इतने सारे डॉक्यूमेंट बनाए, अब कितने और डॉक्यूमेंट लगाओ, आधार आईडी, अपार आईडी, फला आईडी, फला आईडी, मतलब समझ नहीं आ रहा कि भाई अगर आपको कोई डेटाबेस बनाना है तो एक डिसाइड करो ना कि हाँ ये रखना है तो रखना है। ठीक है, हम लोगों को लगा था कि आधार आईडी बेसिकली बिजनेसमैन लोग के लिए बनाया गया। आपका और हमारा डेटा, करोड़ों इंडियन का डेटा एक एक चुटकी में बिक रहा है बाहर में, एक साथ, मोबाइल नंबर से लेकर के एवरी डिटेल्स आर गोइंग देयर, एवरीथिंग, सब तो आधार लिंक्ड है ना। तो आधार लिंक्ड आपका सारा डेटा, बैंक अकाउंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब चीज। आधार की सिक्योरिटी पे एक बहस हो रहा था ट्विटर पे, कि आधार सिक्योर नहीं है, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल का डेटा जो है ना लीक आउट हो जाता है। कोई भी स्कैम क्यों बढ़ा हमारा, क्यों बढ़ा स्कैम? यूएस में बैठा हुआ बंदा इंडिया के किसी पर्सन को लूट लिया करोड़ों रुपया, कैसे पॉसिबल? डेटा कहाँ से है उसका, उसके पास आधार से। उसको पता है कि मेरा कौन से बैंक अकाउंट में क्या है, नहीं है, सब कुछ पता है। हाँ, वो बात ऐसे ही थोड़े करता है कि सर आप फला के कस्टमर है, ये सर आपको फला ऑफर है, ये है वो। कैसे आया इतना बड़ा रिस्क, कैसे बढ़ा? इन सब वजह से। और गवर्नमेंट बेचारी सो रही है, गवर्नमेंट एक तो लगा दी टुनटुनिया की, सुनते रहो,
कि आप ओटीपी शेयर नहीं करें, आप ये नहीं करें। अब अरे या वो जो फ्रॉड लोग हैं, फ्रॉडी लोग को सजा वजा कब मिलेगा? क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ना, उसको सजा देना जरूरी है। और अगर क्रिमिनल्स को सजा नहीं देंगे तो वो क्राइम्स बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द केस। तो आधार के डेटा के बारे में ये निकला ना कि भाई वो सिक्योर नहीं है। तो एक मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने क्या कहा, कौन कहता है आधार सिक्योर नहीं है? ट्वीट किया, कौन कहता है आधार सिक्योर नहीं है? ये लो मेरा आधार नंबर, बताओ क्या कर सकते हो। 10 सेकंड के बाद एक बंदे ने ट्वीट करा कि आपका नाम ये है, आप फला जगह, आपका बैंक अकाउंट है, आपकी ये बेटी है, इसका बैंक अकाउंट यहाँ है, वगैरह वगैरह। फट से उसको डिलीट करना पड़ा आधार नंबर। समझ आ गया? चकरा गया वो। 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर डेटा, एवरीथिंग पता कर लिया किसी। डेटा लीक होना मामूली बात नहीं है। वही हमारे लिए, हमको लग रहा है चला जाएगा तो चला जाएगा, किसी के पास चला जाएगा, चला जाएगा, उसके बाद कॉल आएगा, यहाँ आपके साथ ये हो गया है। अभी सुन रहे नहीं, डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। अब कौन, पुलिस तक को डिजिटल अरेस्ट कर ले रहा लोग। हाँ, ये अलग बात है कि वो जो पुलिस लोग डिजिटल अरेस्ट हुआ वो किसी ना किसी गलत काम में मुब्तला था तभी हुआ। ठीक है, किसी अच्छे लोगों का भी डेटा गया। तो खैर ये एक चैलेंज है हम लोगों के सामने जो हम लोग फेस कर रहे हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन्यूमरेटर सेंट बाय दी, अगर हम इन्यूमरेटर्स को क्वेश्चनर लेके, इन्यूमरेटर्स कौन होगा? वो पर्सन होगा जो डेटा कलेक्ट करने के लिए जाएगा, मूव करेगा, क्वेश्चन को खुद से फिल करेगा। तो क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स, क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर, आस्क्ड एंड फिल्ड बाय इन्यूमरेटर, पूछेगा और भरेगा। और एक क्वेश्चनर हो गया कि हमने मेल कर दिया, रिस्पोंडेंट ने खुद भरा। तो ये दोनों तरीके से हम क्वेश्चनर से डेटा ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हम घूम घूम करके डेटा कलेक्ट करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक्यूरेट होगा इन्फॉर्मेशन, टाइम कंज्यूमिंग होगा, वक्त ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा खर्च होगा, कम कवर कर पाएंगे हम, ज्यादा टाइम चाहिए होगा हमको डेटा डेटा निकालने के। वहीं अगर हमने मेल पे सेंड कर दिया तो हमको ज्यादा रिस्पॉन्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और मेल का मतलब हो गया किसी भी सोर्सेस से, चाहे आप ट्रेडिशनल मेल से भेजो या गूगल फॉर्म के जरिए से भेजो, जैसे भी भेजो, इट ऑल विल बी काउंटेड इन मेल, मेल फॉर्म ऑफ मेल क्वेश्चनर्स सेंट विद मेल। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे हमने मेल्ड क्वेश्चन में क्वेश्चनर मेथड समझ लिया, हमने समझ लिया ऑब्जर्वेशन मेथड, हमने समझ लिया क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय द इन्यूमरेटर्स, चारों यहाँ पे आ गए। पहला था इंटरव्यू जो कि 3 तरह का हुआ, कौन कौन? क्लियर है? दूसरा मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, जिसमें हमने क्वेश्चनर तैयार करके मेल किया, किसी भी मेल का सोर्स हो मेरा, चाहे वो हम पोस्ट के जरिए भेजा हो, है ना, चाहे हमने उसको गूगल फॉर्म के जरिए भेजा हो या व्हाट्सएप के जरिए, जैसे भी भेजा हो। ठीक है, और वहां से हमें डेटा मिल गया। तीसरा क्या है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब डायरेक्टली रिस्पॉन्डेंट को हम ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका है कि क्वेश्चनर को फिल किया जा रहा है, किसके द्वारा? इन्यूमरेटर्स भेज भेज के। एक पर्सन हमने अपॉइंट करा है जो जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, भर रहा है। चार तरीका। कैसे डेटा कलेक्ट करने का? कौन सा डेटा? प्राइमरी डेटा। ठीक है, इस चार में इंटरव्यू में आया कितना? 3। तो 3 उधर और 3 इधर, ओवरऑल कितना मेथड हो गया? 6। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अब आते हैं सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा को तो कलेक्ट करना है नहीं, क्या सेकेंडरी डेटा को हमको कलेक्ट करना पड़ेगा? नहीं ना, वो डेटा तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, बस हमको सोर्सेज में पहुंचना पड़ेगा और वहां सोर्स से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको आरबीआई से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे, निकालेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, मिल गया। आजकल ज्यादातर रिसर्च जो घर पे बैठ के पॉसिबल है, वो कैसे हो पा रहा है? इसी वजह से आजकल बहुत सारे यूट्यूबर देखोगे क्या कर रहे हैं, मिलियंस में व्यूज जा रहा है, कर क्या रहे हैं? वो यही डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे फॉर्म में, पुराना डेटा निकाल के, पुराना रिसर्च करके, कब कहाँ पे क्या हुआ, तो क्या डेटा ही ना है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सेकेंडरी सोर्स, देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ गेटिंग सेकेंडरी डेटा, बहुत सारा सोर्स है सेकेंडरी का। कुछ इंटरनेशनल है, कुछ गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज हैं, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी हैं। अब वो क्या क्या है? जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज में डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये वो संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे है, वर्क करती हैं, यहाँ से भी आपको डेटा मिलता है। फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है,
इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये वो संस्थाएं जहां से हमको डेटा मिल सकता है। फर्दर प्राइवेट और क्वासी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, गवर्नमेंट की जैसी ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्वासी गवर्नमेंट बोल रहे हैं। ISI, IACAR, NCERT, ये वो संस्थाएं हैं, यहाँ से भी डेटा हमें मिलता है। और जो कुछ हो गया अनपब्लिश सोर्स, अनपब्लिश सोर्स मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिसर्चर्स, हर यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स अपना डेटा सबमिट कर रहा है ना, तो वहां से भी आपको डेटा मिल सकता है। लेकिन वो डेटा कैसा डेटा होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी, सेकेंडरी। इज दैट क्लियर? तो ये जो बात हो गया डेटा कलेक्शन का, कितना तरीका है, दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेथड में कितना मेथड हमने पढ़ा, पहला इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर तीन, ठीक है। उसके बाद मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, तीसरा ऑब्जर्वेशन मेथड, चौथा क्वेश्चनर्स फिल्ड एंड सेंट, हाँ फिल्ड एंड सेंट बाई, फिल्ड बाई इन्यूमरेटर्स, फिल्ड बाई सेंडिंग एंड दी इन्यूमरेटर्स, सही था नाम, फिल्ड एंड सेंट बाई इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स ने फिल किया और भेजा, यानी एक पर्सन जिसको आपने अपॉइंट किया था उन्होंने फिल करके भेजा है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा, तो पता चल गया, इंटरनेशनल सोर्स है, नेशनल सोर्सेज है, प्राइवेट क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज है, एंड लास्टली कौन सा सोर्स है आपका, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च एजेंसीज, और जगह के जो भी आपके वो सोर्सेज हैं, जो जर्नल वगैरह पब्लिश करते हैं, उनके पास भी डेटा होता है। अब आइए, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्क्रूटनी ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट कर लिए, क्या उसको आंख बंद करके यूज करेंगे, हाँ, या हम चेक करेंगे कि वो एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है कि नहीं। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज चेक करना। कौन सी दो चीजें चेक करनी है हमें, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। अब एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, मतलब डेटा स्क्रूटनी के लिए कोई सर्टेन रूल्स स्पेसिफाइड नहीं है। बस ये बोल दिया कि स्क्रूटनी ऑफ डेटा चाहिए। अगर आपने डेटा कलेक्ट करा है वेदर प्राइमरी और सेकेंडरी, आपको उसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए, स्क्रूटनी ऑफ द डेटा। अब डेटा स्क्रूटनाइज करने के लिए क्या करना है, आपको अपना इंटेलिजेंस लेवल यूज करना है, पेशेंस रखना है, और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना। अब देखो, डेटा में गलती कहाँ कहाँ से आ सकती है, लिखने में गलती हो सकता है, कॉपी करने में गलती हो सकता है ना, मतलब डेटा फिल एक रफ फॉर्म में लेके आए, अब फिर वहां से कॉपी करके उतार रहे हैं, वहां पे गलती हो सकता है, वेरियस पॉसिबिलिटीज। अब एक कीन ऑब्जर्वर जो है ना, वो कुछ तरह के एरर्स तो आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। अगेन देयर मे बी टू और मोर सीरीज ऑफ फिगर्स विच आर इन सम वे और अदर रिलेटेड, कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा डेटा होता है और वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने डेटा कलेक्ट करा है पॉपुलेशन के बारे में, आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है एरिया के बारे में, और आपने डेटा कलेक्ट करा हुआ है डेंसिटी के बारे में, तीनों चीजों के बारे में। तो आपने पता होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, पॉपुलेशन बाई एरिया, सही है ना। तो पॉपुलेशन का डेटा, एरिया का डेटा और डेंसिटी का डेटा, तीनों सही है कि नहीं है, एक फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन बाई एरिया, पता चल जाएगा हमको, डेटा स्क्रूटनाइज हो जाएगा, कहीं पे एरर रहेगा तो पता लग जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, क्या मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला है भाई, पॉपुलेशन बाई एरिया, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा डेंसिटी सही है कि नहीं है। पॉपुलेशन का डेटा मेरे पास है, एरिया का भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, डेंसिटी भी हमने मालूम कर रखा है, तो ये सही है, एक्यूरेट है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला लगाया पता चल गया। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन जो है ना, वो जो भी न्यूमरेटर भेजा था उसने, मतलब जिन जिन को लगाया था काम पे, जाओ डेटा कलेक्ट करके लाओ, अब उसने अपना काम अच्छे से किया कि नहीं किया, ईमानदारी से किया कि नहीं किया, ये उसको तुरंत देख के ही पता चल जाएगा कि कहीं न्यूमरेटर सीरियस में, उसके सीरियसनेस में कमी हो, कोई अ, सुस्ती हो, ये आपको उसके डेटा कलेक्शन में दिख जाएगा। द बायस, इनफैक्ट बायस डेटा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। डेटा बायसनेस का मतलब क्या है, लाया कहाँ से डेटा, रैंडम सैम्पलिंग, ये अडॉप्ट करना है ना। और रैंडम सैम्पलिंग में भी कहाँ जाएंगे हम, यूनिवर्स के पास जाएंगे, ठीक है।
अब हम तो यूनिवर्स के पास नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, वहां से डेटा लेके आ रहे हैं। तो जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सही होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आया? जैसे कि अगेन इसी पॉइंट पे हम आते हैं। बहुत हॉट टॉपिक है अभी, वक्फ बिल, कल भी बात किया था। अब इसके प्रॉब्लम्स को बताया जा रहा है, वक्फ बिल में क्या क्या कमियां हैं, मतलब पुराने वक्फ में क्या क्या कमी थी। और विजिट करा वक्फ के जितने जगह जगह जितने भी इदारे हैं, वहां विजिट किया, वहां के लोगों से बात किया डायरेक्ट, वहां पूछा। तो पता चल रहा है कि जितने मुतवल्ली आए हैं उन्होंने घोटाला किया है। किसने वहां जमीन हड़प करके रखा है, किसने वहां पे ये करके रखा है, किसने उस जमीन को बेच दिया हुआ है, इस ये हुआ है। ठीक है। तो जैसे है ना, कहने को सब लिखता है नाम के आगे, मरने के पहले लिख देगा स्वर्गीय, और लिखने का लिखता है, लेकिन काम तो ऐसे ऐसे करके करके जाता है कि शायद नरक के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचा हो। तो हर जगह है। तो ये जो सिचुएशन है ना, हड़पने का या रखने का, ऐसा हुआ है, फैक्ट है ये। और ये भी डेटा एक फैक्ट है कि जो लोग उस ओहदे उस इदारे पे थे, उनको जो काम करना था उन्होंने नहीं करा, गरीब का भलाई के लिए जितने चीज स्टेप्स लेने थे नहीं लिए। खुद बैठ करके मक्खन मलाई खूब खाया है। ठीक है, अपने लोगों को चमकाया है। लेकिन ईमानदारी से अगर काम करते तो ये रिजल्ट नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ता ना। ठीक है। अब ये तो हुआ एक बात। अच्छा, इसमें ये भी एक फैक्ट है कि सिर्फ मुतवल्ली और वहां के बैठे हुए पोस्ट होल्डर ने ही सिर्फ जमीन हड़प और गबन नहीं किया है, कुछ लोगों ने भी इलीगली किया है। यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कर रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कई कई जगह को लीज पर ना लेकर के उसको बस रहा रहता ना कि खाली जगह है, स्पेस है, चलो भाई वहां पे कुछ बना के टेंट लगा दिया, तो पहले लगता है टेंट, फिर उसके बाद वो धीरे 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 परमानेंट स्ट्रक्चर में बदल जाओ, हो गया। अब क्या, इसको कैसे, मेन तो प्रॉब्लम ये सब है ना, मेन कल्प्रिट ये सब है ना, इसको कैसे दूर करोगे? तो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बिल लाया कि 12 साल तक कोई क्लेम नहीं हुआ तो उसका हो गया प्रॉपर्टी। ये इंसाफ हुआ कि इनजस्टिस हुआ? जस्टिस हुआ कि इनजस्टिस हुआ? जस्टिस हुआ। सोचो। लेकिन हम क्या बोल के बेच रहे हैं, हम बोलेंगे ये कि भाई ये जो इतने लोग लूट रहे हैं, तो हम इसके लूट को रोकने के लिए आए हैं। सही बात है, आप लूट के रोकने के लिए आए, लूट को रोकिएगा नहीं आप, लूट में हिस्सेदारी लीजिएगा। लूट तो और बढ़ेगा, हिस्सेदारी लीजिएगा। अब आपने लिमिटेशन एक्ट लगा दिया कि 12 साल तक अगर किसी ने क्लेम नहीं किया वक्फ ने तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो लो भाई 12 साल तक आराम से कब्जा करो, टेंशन फ्री हो जाओ। अब सुनो ना, इसमें ये है ना, इसको थोड़ी सी एलैबोरेशन में हम ये बता दें कि वक्फ किसका है। जैसे हम, मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब हम चाहते हैं कि मेरे इस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 50% ऑफ दी प्रॉपर्टी हम दान देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, एजुकेशन पे खर्चा हो, इस पे खर्चा हो, तो हमने लिस्ट कर दिया। ठीक है। अब ये मैनेज तो कोई और करेगा, उसका प्रॉपर्टी तो है नहीं कि वो अपने प्रॉपर्टी को एकदम अच्छे से संभाल संभाल के रखेगा, नहीं भाई, उसके पास तो फ्री फोकट में आ गया। अब वो बेच दे चाहे जो करे। अब अगर वो बेच रहा है तो गवर्नमेंट का काम क्या कि तूने कैसे बेच दिया, जितना पैसा अर्न किया इसको गरीबों पे खर्च किया कि नहीं किया, कहाँ गया इनका, ये करो ना, ऑडिट करवा दो, ऑडिटिंग लगा दो सीधा, कि हर एक वक्त प्रॉपर्टी का प्रॉपर ऑडिट होगा टाइम टू टाइम। ज्यादा कुछ नहीं करने का जरूरत था, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता, बस ऑडिटिंग टाइम टू टाइम करवा देते। हर साल ऑडिट होगा। कौन ऑडिट करेगा? हु विल ऑडिट दैट? लगाइए आप 3 लोगों का पैनल डाल दीजिए, एक अपने एक्सपर्ट्स का डाल दीजिए और 2 इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट कर दीजिए, खत्म। जांच पड़ताल में आ जाएगा रिपोर्ट, एक्शन हो जाएगा मुतवल्ली पे। अब जो लोग आएंगे वो खुद ब खुद ईमानदार हो जाएंगे, खुद ब खुद गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाएंगे, मैटर सॉर्ट आउट हो गया। अभी ना सॉर्ट आउट होगा। अभी इस स्कीम जो कि लॉन्च किया है हमने, तो उससे तो हम चाह रहे हैं कि भैया अब डिस्प्यूट कोर्ट तक भी ना पहुंचे। ठीक है। मुतवल्ली मेरे प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, हम तो टपक गए हैं। मुतवल्ली है, उसको भी तो अपना जान मान का ये है। अब गुंडा लोग बोलेगा तेरा प्रॉपर्टी है, जाएगा तो सोच ले क्या होगा। वो बेचारा डर से ना जाएगा, 8-10 लोगों को जमा करेगा। अब वो 8-10 लोग सोचेगा कि हम इसके साथ जाएं, क्यों अपना टाइम एफर्ट लगाएं, हमको क्या मिलना है, ये तो मुतवल्ली है, इसका तो फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा? तो लगेगा नहीं साथ में, रिजल्ट क्या होगा? ये चीजें हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे उसको और हम खराब कर देंगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग।
यानी जिसको कहते हैं ना लीगलाइज द लूट, लूट को लीगलाइज करना, दैट इज गोइंग टू हैपन, और कुछ नहीं होना। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? वही चोर मुसलमान जो बैठ के अपने अपने ओहदे पे चोरी कर रहा था। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबल, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपना काम ईमानदारी से करता तो ये दौर थोड़े आता। ठीक है। एक दौर था जब अंग्रेज अंग्रेज के यहाँ कोर्ट में केस जाता था ना, तो अंग्रेज जो है ना पूछते थे, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम सदियों से रहते हुए आए यहाँ पे, तो मुस्लिम्स अगर केस का डिस्प्यूट हुआ है ना, तो डिस्प्यूट में हिंदू कहता है कि भाई आपका विटनेस कौन है, तो वो कहता है फला काजी साहब है। कौन है? काजी साहब। अब काजी साहब आए कोर्ट में, उनसे पूछा कि हाँ भाई ये जो जमीन है ये किसकी है? तो काजी साहब ने बोला कि सर ये जमीन तो उस दीन दयाल की है, लेकिन ये मोहम्मद मुनीर ने इस पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो मुस्लिम था, रियल मुस्लिम था। ऐसे ऐसे मुस्लिम को लोग आइडेंटिफाई करते थे, उनका गवाही इतना मैटर करता था। यहाँ तो खुदे लुटेरे बने हुए। जाओ। एनीवेज, द पॉइंट इज कि डेटा कंसिस्टेंसी हम लोगों को चाहिए। डेटा कंसिस्टेंसी के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे यूनिवर्स के पास, यूनिवर्स से सैंपल की तरफ जाएंगे। हम डेटा ऐसा नहीं करेंगे कि भाई डेटा हमको कलेक्ट तो कुछ और करना है और हम चले किसी और के पास गए। ठीक है। हमको डेटा कलेक्ट करना है, जो उनसे अफेक्टेड होंगे उनसे जाकर के पूछना है, ना कि ऐसे लोगों से जाकर ओपिनियन बनाना है जो कि जिनका उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अब जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं, तो वो डेटा मेरा सही आएगा कि बाइस्ड होगा? क्या होगा? बाइस्ड डेटा होगा, सीधी सी बात। अब आइए, बाइस्ड मतलब एक तरफा बात होगा। ठीक है। हम चाहते हैं कि ये ओपिनियन आए, तो ये ओपिनियन कैसे आएगा? हम चाहते हैं कि हाँ भाई वक्त बिल पास हुआ, कैसा है? तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ओपिनियन आए, तो हम क्या करेंगे? हम चले जाएंगे ऐसे लोगों के पास जिसको या तो मालूम नहीं है, जिसको गवर्नमेंट का न्यूज सुन सुन करके ओपिनियन बनाया है, और जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सारे लोगों के पास चले जाएंगे, डेटा मेरे फेवर का आ गया। न्यूज चैनल पे बड़ा बड़ा हम लगा देंगे, वक्त बिल पास होने से जनता पूरा खुश। उसी तरीके से कोई और भी बिल ले लो, कोई भी और डिमोनेटाइजेशन ही ले लो। अब डिमोनेटाइजेशन में हम चाहते हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम शो करें, सब लोग खुश वाला रिस्पॉन्स। ठीक है। तो हम जा रहे हैं, पता चला कि 100 लोगों ने ओपिनियन दिया है, 100 तो रैंडमली सेलेक्ट किया था हमने कि 100 लोगों ने ओपिनियन दिया है, न्यूज चैनल में दिखाना है 100। तो हमने क्या करा, न्यूज एजेंडा ले गए थे कि भाई गवर्नमेंट के फेवर में न्यूज देना है। तो 100 लोगों में हुआ क्या कि 20 लोग जो एकदम प्रो गवर्नमेंट थे, ऐसे लोग भी आ गए उसमें कि हाँ भाई गवर्नमेंट को डिफेंड करना है, देखो ऐसा डेटा कलेक्शन आ रहा है। अब वो 20 लोग जाकर के क्या बोल रहे हैं? वो 20 लोग कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया डिसीजन था, इससे ये हो गया वो हो गया, वही कह रहे हैं जो गवर्नमेंट ने कहा। और बाकी 80 लोग जो नॉर्मल आदमी थे उन्होंने उसको अपोज किया। अब हम न्यूज चैनल पे चला रहे हैं, उन 20 के 20 का डाल दिया और 80 में से 5 का डाला। क्या हुआ? बाइस्ड हो गया। समझ आ रहा है बात? अब तो ये समझना किसका काम होगा? एक कॉमन इंसान समझ सकता क्या? ये एक्सपर्ट समझ पाएंगे कि कर क्या रहे हैं लोग, कहाँ से घुमा रहे हैं डेटा को। ठीक है। आया था ना डेटा कि वैक्सीन सेफ है, 90% इफिकेसी, 87% इफिकेसी, और ये सेफ्टी और वो सेफ्टी। अभी तो देख रहे हैं कि अब पता नहीं वो वैक्सीन की वजह से हो रहा है या कहाँ की क्यों हो रहा है, बट आई डोंट नो। बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, क्योंकि आखिर पोस्ट कोविड, कोविड के बाद क्या चेंज हुआ भाई? कोविड से पहले क्या चेंज था और कोविड के बाद क्या चेंज हुआ, जो आज के डेट में हम वो ऑल ऑफ ए सडन मौत ऐसे देख रहे हैं? चल रहा है और गिर जा रहा है, मर गया। डांस कर रहा है, मर गया, चलते चलते। ऐसे केसेस हम देख रहे हैं। किससे आ रहा है? और ये ज्यादा रिपोर्ट नहीं हो रहा है, ज्यादा रिपोर्ट नहीं हो रहा है इतने केसेस। हालांकि इस पे इन्वेस्टिगेशन बैठ जाना चाहिए, एक रिसर्च हो जाना चाहिए कि भाई ऐसा हो ही क्यों रहा है। क्या उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था? वैक्सीनेशन लिया था तो भी वैक्सीनेशन भी कैसा होता है मालूम है? वैक्सीनेशन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं प्लेसिबो और एक को कहते हैं वैक्सीन। लोग, बहुत सारे लोगों ने, कितने कितनी बड़ी आबादी ने वैक्सीनेशन लिया लिया है ना। अभी कोविड का वैक्सीनेशन चला था तो बहुत सारे लोगों ने लिया, स्टूडेंट स्टूडेंट को दिया गया, राइट। लेकिन रियल में पता है बहुत कम लोगों को वैक्सीन दिया गया। तो वो लोग ऐसा कैसे? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्लेसिबो। मतलब ये कि रिसर्च कैसे होता है, हमने 100 लोगों को सिलेक्ट करा और हमको एक वैक्सीन का टेस्ट करना है कि वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं। तो हमने 100 लोगों को रखा, दो ग्रुप में बांट दिया, 50-50। इन 50 को लगाया वैक्सीन और इन 50 को ऐसे ही बस प्लेसिबो डाल दिया। कोई वैक्सीन वैक्सीन नहीं था इसमें।
दो ग्रुप है, अब इन दोनों का हम सारा चीज मॉनिटर करेंगे एवरी ईयर, इनके साथ हेल्थ पे क्या हो रहा है, इनके साथ हेल्थ पे क्या हो रहा है। अब जिनको वैक्सीन दिया उनके साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, इनको तो वैक्सीन दिया नहीं है, वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है पता चल रहा है। इन जिनको हमने वैक्सीन नहीं दिया उसमें कितना प्रॉब्लम है, उसको कोविड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना जल्दी रिकवर हो गया। इसको हमने वैक्सीन दिया था तो ये कोविड से कितना फाइट कर रहा है, अच्छा फाइट कर लिया कोविड से, आगे और कोई बीमारी तो नहीं है। सो दिस पीपल कि किसको किसको एक्चुअली में वैक्सीन मिला है, ओनली गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज आर नोइंग, नॉट वी। समझ आया? उनको पता होगा डेटा, उनको सेक्रेटली सारा डेटा पता होगा, फला आदमी मरा, तुम्हारे लिए वो न्यूज है, हम लोगों के लिए नहीं है, उनके पास पता चल जाएगा अच्छा इसको भी वैक्सीन दिया गया था, इसके अंदर ये सिम्टम पाया गया। तो डेटा जा रहा है ना, आज के डेट में बोल रही है ना वैक्सीन कंपनी कि हाँ ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ा है, कैसे बोल रही है, मॉनिटर हो रहा है, न्यूज में आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हमने थोड़े बोला था कि सब लगवाओ, हमने थोड़े बोला था। हाँ, हमने थोड़े बोला था कि लगाओ, हम थोड़े फोर्स किए थे। हम तो बस ये बोला था कि अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो तुम नहीं जा सकते वहां, सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो तुम ये काम नहीं कर सकते, हम फोर्स थोड़े किया है। हाँ, इनडायरेक्ट फोर्स है। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। तो हमने बात कर लिया डेटा कलेक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा प्रेजेंटेशन लास्ट 7-8 मिनट हम लोग देखेंगे, फिर आगे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा ही सा और बचा है, एक दो क्लास और जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन को कवर कीजिएगा। ठीक है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये सब, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट बहुत जल्दी से निकलेगा हम लोग का, स्टार्टिंग में जो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है तो है। आगे चलते हैं। डेटा प्रेजेंटेशन, आप आपने एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया और फिर ये वेरीफाई कर लिया कि डेटा होमोजीनस है, डेटा कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी भी है डेटा में, मतलब स्क्रूटनी कर लिया और स्क्रूटनी से आप सेटिस्फाइड है। तो अब उसको आप क्या करेंगे, अब आप उसको नीट एंड कंडेंस फॉर्म में हाईलाइट करेंगे, उसके एसेंशियल फीचर्स को हाईलाइट करेंगे। क्लियर है? जितना भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो डिपेंड करता है डेटा के प्रॉपर प्रेजेंटेशन पे, जो डेटा आपने कलेक्ट करा है ना उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने पे एनालिसिस डिपेंड करता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज इंपॉर्टेंट। अब डेटा को प्रेजेंट करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन एंड और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। एंड व्हाट इज दिस? देखो, अगर तुम डेटा को अरेंज कर रहे हो और अरेंज करने के लिए कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रख रहे हो, उस कैरेक्टर के हिसाब से आपने डेटा को कई सारे ग्रुप और क्लासेस में बांट दिया, किसके आधार पे, सिमिलैरिटीज के आधार पे, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हाइट का मेजरमेंट किया आपने और आपने ग्रुपिंग कर दिया 5 फीट से लेकर 6 फीट, 6 से 7 फीट, है ना, इस तरीके से ग्रुपिंग कर दिया, है बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब देखिए यहाँ पे आखिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या है, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट, डेटा नीट प्रिसाइज कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, आसानी से समझने लायक हो जाएगा, आसानी से इंटरप्रेट कर सकेंगे, जो कि डेटा का मेन काम है भाई, जो डेटा है उससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ तो आए ना। दूसरा, इट मेक्स कंपैरिजन पॉसिबल, डेटा ऐसा बनाओ जैसे में कंपैरिजन आसानी से हो सके, कैरेक्टर्स के बीच, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच कंपैरिजन कर सको। हाँ भाई, 5 से 6 फीट के कितने लोग हैं, 6 से 7 फीट के कितने लोग हैं, है ना, 5 फीट से बिलो कितने लोग हैं, 7 फीट से अबव कितने लोग हैं, आ गया डेटा, कंपैरिजन भी हो गया। ठीक है, फिर हम ये भी चेक कर सकेंगे कि भाई उन जो डेटा कलेक्ट किया उसके बीच कोई एसोसिएशन या कोई रिलेशन है कि नहीं है, उनके बीच डेटा आपस में एसोसिएटेड है भी कि नहीं है। फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाएंगे उन डेटा का, अगर डेटा हमने क्लासिफाइड कर रखा है तो हम उसको एनालाइज भी कर पाएंगे, यानी एनालिसिस जो अगला स्टेप है डेटा का वो डिपेंड करता है किस पे, क्लासिफिकेशन। फिर आप जब डेटा को क्लासिफाई करोगे तो जो अननेसेसरी डिटेल होगा ना डेटा का उसको हटा दोगे, जिसकी वजह से डेटा क्या हो जाएगा, पढ़कर समझने लायक हो जाएगा। अब तुम डेटा को क्लासिफाई करने का कितना तरीका होगा, तो एक तरीका है टाइम के हिसाब से बांट दीजिए, इसको क्या बोल रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल या टाइम सीरीज डेटा। दूसरा क्या है, ज्योग्राफिकल और स्पेशल डेटा। तीसरा क्या है, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा। और चौथा क्या है, क्लियर है?
अगर हमने डेटा को सक्सेसिव टाइम पॉइंट्स के हिसाब से डिवाइड करा है तो इसको कैसा डेटा बोलेंगे? अब जैसे एग्जांपल है कि भाई 2000 से 2015 तक सीए फाइनल में कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए, कैसा डेटा है? टाइम के हिसाब से मांग रहे हैं ना भाई, 2000 से 2015 तक का बताओ। फर्दर अगर हमने डेटा को रीजन वाइज अरेंज कर दिया कि किस क्षेत्र से कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए इसी डेटा को, तो ये क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल डेटा, है ना। अगर हमने डेटा को एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? क्वालिटेटिव को, है ना। अब आपने बांट दिया किस किस देश के लोग स्टूडेंट ने कितना, कहा किस देश से कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो एट्रीब्यूट क्वालिटी के हिसाब से हमने बांट रहे हैं ना। हाँ, तो डेटा ऑन नेशनैलिटी, जेंडर, स्मोकिंग हैबिट, ये सब सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा क्वालिटेटिव डेटा में। तो अगर हम डेटा को क्लासिफाई करें क्वालिटी के आधार पे, हम नेशनैलिटी चेक कर रहे हैं सारे रिस्पॉन्डेंट्स का, कैसा डेटा हुआ ये? क्वालिटेटिव डेटा या ऑर्डिनल डेटा? यही डेटा क्या कहलाता है? ऑर्डिनल डेटा या क्वालिटेटिव डेटा। क्लियर है? एग्जाम्पल है, when data are classified in respect of वेरिएबल, उसको क्या बोलेंगे? जैसे सब आप अमाउंट में मेजर कर सकते हो, सिंपल। अब देखो डेटा को तुम, ये तो एक तरीका हुआ डेटा को डिवाइड करने का। डेटा को दूसरे और तरीके से तुम डिवाइड कर सकते हो। क्या है ये? क्लियर है? जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा जो तुमने निकाला है ना, उसको तुम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो फ्रीक्वेंसी ग्रुप्स में, है ना। द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा, दोनों ही डेटा चाहे क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो, आप इसको फ्रीक्वेंसी ग्रुप में बांट सकते हैं। जबकि टाइम सीरीज डेटा और ज्योग्राफिकल डेटा जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? क्लियर है? फ्रीक्वेंसी समझते हो ना? एक एलिमेंट अपने यूनिवर्स में कितनी बार अकर हुआ है, दैट्स इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो डेटा का क्लासिफिकेशन समझ आ गया। कितना तरह का डेटा है? एक क्लासिफिकेशन जिसमें चार कैटेगरी है, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, ऑर्डिनल, कार्डिनल, है ना। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के हिसाब से, ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन के हिसाब से, ऑर्डिनल मतलब क्वालिटेटिव वाला डेटा, कार्डिनल मतलब क्वांटिटी वाला डेटा। क्लियर है? फिर डेटा को हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी और, फ्रीक्वेंसी में कौन कौन आ गया? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। और टाइम सीरीज और ज्योग्राफिकल किस में आ गया? इज दैट क्लियर? आगे चलें। कितना टाइम हो गया? 12:30 हो गया। यहां तक आज ड्रॉप कर रहे हैं। जितना को जो बस इसको याद रख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना है इस। तुम्हारा पॉइंट हाईलाइट किया हुआ हो और एक स्टिकी नोट बुक आएगा ना, याद करो, ध्यान रखोगे, बुक जैसे ही आएगा तो ये वाला जो नोट्स जैसे जो मार्किंग किया हुआ हम शेयर कर देंगे, उसको उतना पोर्शन पढ़ के अपना पॉइंट आउट कर लेना और उसको स्टिकी नोट पे साइड में लिखते चले जाना। मेन पॉइंट जो तुमको याद रखना है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइज हो। ठीक है, बस। बाकी जहाँ पे सॉल्व करने वाला पोर्शन रहेगा तो सॉल्व करके निकालेंगे ना, जो याद करके इन्फॉर्मेशन टिक लगाने वाला होगा उसमें तो याद होना चाहिए आपका इन्फॉर्मेशन। सिंपल। ठीक है, 18 to 20 marks we are going to get from these two topics, so chapter number 13, chapter number 15। ठीक है, भारी नहीं है। सी फाउंडेशन क्वालिफाई करना भारी तब बन जाएगा जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहिएगा पढ़ाई में। आईसीआई के तरफ से तुमको लेटर जाएगा, आईसीआई के तरफ से तुमको इंटरव्यू का कॉल जाएगा। ठीक है, फला जगह इंटरव्यू है, फला जगह इंटरव्यू है, फला जगह इंटरव्यू है। आपका डेटा चला जाता है, जितने सीए क्वालिफाइड होते हैं उनका डेटा चला जाता है कंपनीज के पास, कंपनीज कॉल करती हैं। समझ आया? हाँ। अभी तुम लोग जैसे रिजल्ट आने के बाद होता है ना, डेटा आपका चला गया, डेटा शेयर हो गया तो जाहिर सी बात है ना, ये क्या कोई दिक्कत है क्या?
देखो टाइम जो अभी प्रिस्क्राइब जैसे हो तो और अर्ली मॉर्निंग कितने बजे तक आ सकते हो बोलो? 6 बजे आ जाओगे? आ सकते हैं वाला नहीं भाई। हम अपना नींद तोड़ के उतना अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो हमको भी ये चाहिए कंसिस्टेंसी कि हाँ भाई। 7 बजे अगर तुम लोग आ सकते हो तो 7 से 9 हम ले लेंगे क्लास। 7 से 9 अगर हम क्लास ले लेंगे, 7 बजे हम नहीं बोलेंगे, हम 6:30 बोलेंगे। समझ रहे हो ना बात? हम्म। वो हम अपने लिए बोल रहे हैं 6:30। और 7 बजे दिमाग में जाएगा ना तो वो 10 मिनट भी रहता है कि अभी है 10 मिनट, ऐसा करते करते 10 मिनट कैसे निकलता है पता नहीं चलता। और फर्स्ट क्लास में ये होता है कि निकलते निकलते कभी ये खाने के लिए मिलेगा, कभी वो मिल गया, 5-10 मिनट। 5-10 मिनट निकलते टाइम नहीं लगता है। और पता नहीं सुबह में टाइम कैसे फास्ट भागता है, ये अलग मैटर है। ठीक है। तो एनीवेज अगर हम लोग क्लास सुबह में करना चाहते हैं, अभी कर सकते हैं, अभी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने 11th का बैच डिसाइड फाइनलाइज नहीं किया है, तो उसका टाइमिंग अभी 5-6 स्टूडेंट है जो कि अभी अर्ली मॉर्निंग 7 बजे आ रहे हैं। ठीक है, उनको हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, उनको हमें 11 बजे से कर देंगे। क्या कह रहे हो? सब पहले सब लोग रजिस्ट्रेशन कर लो, 2-3 दिन में कर देंगे। 7 बजे से कर देंगे तो ये तो है कि तुम लोग फ्री हो जाओगे 11 बजे तक। 7 से 9 मेरा क्लास हो जाएगा। अकाउंट्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, है ना, उसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया। चैप्टर बाई चैप्टर लेके चलेंगे। ठीक है। और जब प्रोग्रेस तो कुछ दिन में हमको पता चलेगा, अभी तो जानबूझ के थोड़ा सोलो लेके चल रहे हैं, इसलिए कि और कोई भी अगर आए तो उसके लिए ज्यादा ना निकला रहे। ठीक है। और 1 तारीख से तो अपने रफ्तार पे चलेगा क्लास। चलिए आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।